So, hello students, hope you are well, and those who have not yet appeared in the JEE Main February attempt are just waiting to show their guts कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे होंगे और रिवीजन के थ्रू या प्रैक्टिस से जैसे भी होगा अपनी पीक पे पहुंच रहे होंगे। और इसी पीक पे पहुंचाने के लिए और इवन अगले अटेम्प्ट के लिए, जैसे जिनका पेपर हो गया ऑलरेडी, तो या जिनका पेपर अभी फरवरी अटेम्प्ट में होना है, तो दोनों के लिए कि जिनका पेपर हो चुका है तो उन्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट मार्च अप्रैल मई अटेम्प्ट के लिए उस पीक पे पहुंचाने के लिए कि इस वाले में क्या कमी रह गई, और जिनका पेपर अभी होना है, अगले कल होना है, इवनिंग स्लॉट में परसों होना है, तो उनके लिए भी एक थोड़ी सी गाइडेंस है। जैसे मैं 24 फरवरी का जो शिफ्ट 1 का पेपर है, मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें देखो, इस पेपर में 24 के फर्स्ट स्लॉट में 11th के जो क्वेश्चंस थे देवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द, मतलब इसमें हाँ 13 क्वेश्चंस थे शिफ्ट 1 में फ्रॉम द 11th पार्ट। सो दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। 13 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 11th पार्ट, और उस 13 क्वेश्चंस में से जो इंटीजर टाइप में हैं वो हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं इसमें इंटीजर टाइप में। दैट मीन्स कि 9 क्वेश्चंस बीकेम, मतलब दैट मीन्स कि आउट ऑफ 20 9 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 11th पार्ट। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड है। मतलब इतना हो रहा था कई बार कि 11th वाले पार्ट से 20 में से 11th वाले पार्ट के 9 क्वेश्चंस हैं या 11 क्वेश्चंस हैं या 8 क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस हैं। सो दैट मीन्स कि आपको एक एक चीज़ कंक्लूजन के थ्रू रखनी है, दो इट इज़ वन पेपर, बट जनरली वो जो वेरिएशन है इतना वो नहीं होता इतना ज़्यादा कि 12th वाले पार्ट के क्वेश्चंस का नंबर एक साथ बहुत ज़्यादा हो गया, 11th वाले पार्ट के क्वेश्चंस का नंबर कम हो गया। अब मैं 11th वाले पार्ट में पहले आता हूँ। सबसे पहले 11th वाले पार्ट में मैं क्वेश्चंस में आता हूँ कि जो क्वेश्चंस 11th वाले पार्ट में से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थे, तो जैसा मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि मैकेनिक्स वाले पार्ट में क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि मैकेनिक्स वाले पार्ट में क्वेश्चंस कभी भी रियली टफ नहीं होते हैं। और साथ में दूसरी चीज़ ये भी है, कितने क्वेश्चंस जो क्लासिकली बड़े पॉपुलर होते हैं वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे आप देखो, ये क्वेश्चन हमारी बुकलेट का भी है, मैंने कभी टेस्ट में भी दिया है। क्वेश्चन है कि एक ये मतलब ये मैकेनिक्स और एसएचएम दोनों पे बेस्ड है। इसमें है कि स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के, मास है यहाँ पे कैपिटल एम, और बोला गया कि इसका पहले एम्पलीट्यूड ए था, मतलब जब पहले ऑसिलेट कर रहा था तो इसका एम्पलीट्यूड ए था। इसके बाद इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रख दिया गया। तो जब स्मॉल एम मास का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया कि जो ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा बल्कि इसके साथ साथ ही ऑसिलेट करेगा, तो उसका नया एम्पलीट्यूड बताना है। और ब्लॉक को कहाँ पे रखा गया है? ब्लॉक को तब रखा गया है इसके ऊपर जबकि कैपिटल एम अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा था। कैपिटल एम अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा था, उस टाइम पे इसे रखा गया। अब आप देखोगे कि अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो जब ये कैपिटल एम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो एलोंगेशन क्या होगा? ए। तो इसके पास उस टाइम पे सारी की सारी एनर्जी एसएचएम वाली किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? पोटेंशियल ये फॉर्म में। और कितनी एनर्जी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। आप समझ गए ना मेरी बात? जब ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे पहले वाला ब्लॉक नहीं है, एम्पलीट्यूड ए है, तो जब यहाँ पे ऑसिलेट करेगा तो इसके पास जब एक्सट्रीम पोजीशन में होगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब मीन पोजीशन पे होगा तो सारी की सारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड ए, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ए होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट, ये पोटेंशियल इज द टोटल एनर्जी। अब जब ये मीन पोजीशन से पास होगा तो वो सारी की सारी पोटेंशियल यानी टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। सो दैट इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। सो इससे इसकी वेलोसिटी वी आ गई आपकी, वी की वैल्यू आ गई ए रूट ऑफ के बाई एम। दिस इज द वेलोसिटी वी। जब ये मीन पोजीशन से पास होगा तो इतनी वेलोसिटी होगी इसकी।
अब उस टाइम पे आपने स्मॉल एम मास का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, तो जैसे ही रखा तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप कर जाता, स्लिप नहीं कर रहा, दैट मीन्स इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। दो इस सिस्टम के लिए फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स हो गया, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। सो दैट बिकम्स m इंटू वी, वेलोसिटी v है इंटू a रूट ऑफ k बाई m, दैट बिकम्स m प्लस स्मॉल m इंटू वी। आप समझिए ना, मास m इंटू वी जो इसका होगा मोमेंटम, दैट बी m प्लस m इंटू वी। सो वेलोसिटी v की वैल्यू जो आ रहेगी दैट इज कैपिटल M रूट ऑफ a k बाई m डिवाइडेड बाई m प्लस m, दिस द वेलोसिटी v। अब ये जो वेलोसिटी v हो गई, मतलब सडनली क्या हुआ, सिस्टम की वेलोसिटी में चेंज हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने लगाया, इससे सिस्टम की इमीडिएटली जैसे ही आपने रखा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की हो गई हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वेयर। सो वी स्क्वेयर में आ रहेगा आपका m स्क्वेयर a स्क्वेयर k बाई m, k बाई m, ये k बाई m में कैपिटल m था, यहाँ पे इट वॉज कैपिटल m है ना। सो k बाई कैपिटल m और ये आपका आ गया m प्लस m, तो m प्लस m का होल स्क्वायर भी आएगा। सो m प्लस m होल स्क्वायर इट इज दिस, ठीक है ना। तो m प्लस m का होल स्क्वायर, तो एक m प्लस m से इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये सिस्टम कंबाइंड सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, हाफ के a डैश स्क्वायर। इससे आप a डैश की वैल्यू निकालोगे तो आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक m प्लस m से एक m प्लस m कैंसिल होगा, राइट, एक m से m कैंसिल होगा। सो इससे k से k कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई a डैश की, a डैश की वैल्यू क्या आ गई a, इसका इसके रूट लिया तो a, और यहाँ पे क्या m अपॉन m प्लस m। सो इसके रूट ऑफ m अपॉन m प्लस m, दिस आंसर, ठीक है ना। सो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन इसका जो मेरे पेपर में दे रखा है इस वाले में ए ऑप्शन ही करेक्ट दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मतलब मैं फिर भी इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करूंगा कि क्वेश्चन ठीक कैटेगरी का था, जैसे हर एक बच्चे की बस की बात नहीं थी, मतलब बिल्कुल जैसे होता ना कि कोई भी से कर देगा कोई भी नहीं कर पाएगा, जिसके अपने फंडामेंटल लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। मतलब जैसे ही वो बच्चा सोचता कि जो पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे वो काइनेटिक एनर्जी में होगी, तो जब आपको ब्लॉक की वेलोसिटी पता है, इस वाले ब्लॉक को जैसे ही रखा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले क्या करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी और उस कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी से कंबाइंड सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ के a डैश स्क्वायर में कन्वर्ट करके एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता कि फिर आपका मतलब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। जिनसी इसके बाद 11th का दूसरा क्वेश्चन एक पूछा गया है, वो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखो मैं ग्राफ वाले पार्ट में जब XT, VT, AT ग्राफ होते हैं तो मैंने आपसे क्या बोला कि ग्राफ की एनालिसिस, मतलब वो कुछ भी हो, XT ग्राफ हो, VT ग्राफ हो, AT ग्राफ हो, ग्राफ वाले पार्ट में आपको ग्राफ का स्लोप से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे पता आपको XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, साइन से उसके डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, VT ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन पता लगेगा और उसका साइन भी पता लग जाएगा। इन्होंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, एक VT ग्राफ दिया था और VT ग्राफ में ग्राफ कुछ इस फॉर्म में था। इसका मतलब ये था कि VT ग्राफ में जैसे मैंने बोला स्लोप से सब कुछ पता लग जाता है। अब आपको इसका करस्पॉन्डिंग AT ग्राफ रिकॉग्नाइज करना था, 4 ऑप्शंस में AT ग्राफ से। सो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा और स्लोप का साइन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स कि कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया सर्टेन टाइम तक, इस टाइम तक। इससे मतलब नहीं कि वेलोसिटी कब है पॉजिटिव कब नेगेटिव, क्योंकि आपको केवल एक्सेलरेशन के बारे में कंक्लूड करना। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर एक्सेलरेशन, यहां स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। और स्लोप का क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, बट ऑलमोस्ट ग्राफ में देखने से लग रहा है जितना स्लोप इसका है इतना है, उतना ही स्लोप इसका है। तो जितना एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव था ऑलमोस्ट उतना ही एक्सेलरेशन बाद में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस पेपर में ये करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट दे रखा है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब ऐसे जैसे मैं कैटेगराइज करता जाऊंगा तो इस क्वेश्चन को कहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही बेसिक लेवल का और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है कि 2 stars are rotating about their common center of mass
फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मास m अबाउट द सेंटर ऑफ मास, टू स्टार्स। अब ऑब्वियसली जब मासेस m1 m2 अलग अलग नहीं दिए हैं तो नहीं मासेस दे रखे हैं, एक का मास 2m है और एक का मास m है और वो ये कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करें तो फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। अभी भी 2-4 दिन पहले भी कोई बाइनरी स्टार सिस्टम की मैंने बात की थी कि बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है, जिसमें बाइनरी स्टार सिस्टम में कोई 2 स्टार्स हैं और वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इस रिवॉल्यूशन की क्या होती है, बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होता है, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं और दोनों का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो दोनों स्टार्स हमेशा एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन में रहेंगे। और तीसरी चीज की जो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी स्टार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब सबसे पहले आपने जैसे निकाला यहां से x डिस्टेंस दूर इसका सेंटर ऑफ मास है तो उसकी पोजीशन निकाली x डिस्टेंस दूर के लिए सेंटर ऑफ मास की। इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे d दे रखी है, सो d है। सो दैट मीन्स कि आपने निकाला यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ गई यहाँ से कितनी, m1 x1, तो m इंटू डी प्लस m2 x2, इसे आपने x इक्वल 0 माना तो 2m इंटू 0, सो m इंटू डी अपॉन m प्लस 2m दैट इज वॉट 3m। सो दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू d बाई 3 आ गया, m प्लस 2m दैट इज वॉट 3m। सो x इज इक्वल टू वॉट d बाई 3 आ गया, जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी वॉट d बाई 3। आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए ना। अब आप देखो x की वैल्यू जो है वो d बाई 3 आ गई। अब इस स्टार के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी कैपिटल G 2m into m that is 2m square upon what d square and that will be equal to what mv square by r। ये से सेंटीपिटल फोर्स देगा, सो m 2m v square upon रेडियस r की वैल्यू इसके लिए d बाई 3 आ जाएगी क्योंकि ये सेंटर मास के अबाउट ही रिवॉल्व करेगा, सो d बाई 3, सो दिस व्हाट d बाई 3। इससे आप देखो कि वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक d से एक d कैंसिल, सो वेलोसिटी v की वैल्यू जो आई दैट बिकम्स v becomes कैपिटल G बाई D, G बाई D आला आ गया और यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा एक m भी है यहाँ पे m और स्क्वायर रूट दिस द वेलोसिटी v। इन्होंने आपसे पूछा क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t होगा t विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। इस वाले के लिए 2 पाई r क्या हुआ x, तो 2 पाई r x की वैल्यू आ गई d बाई 3 अपॉन वॉट v की वाली वैल्यू डाली रूट ऑफ gm और ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 3d। सो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ गया, जिसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें एक है 2 पाई और ब्रैकेट के अंदर d क्यूब है। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर d क्यूब है तो d स्क्वायर अंदर जाएगा तो d क्यूब आ जाएगा और ये रूट 3 है, यहाँ पे 3 है, सो नीचे रूट 3 आ जाएगा, रूट ऑफ 3gm। सो करेक्ट ऑप्शन ए है, मतलब इस वाले मेरे पेपर में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज व्हाट 2 पाई रूट ऑफ d क्यूब डिवाइडेड बाई 3gm। इस क्वेश्चन को बहुत इजी भी नहीं, एक एवरेज कैटेगरी में मान सकते हो, बट क्वेश्चन इजी क्यों हो जाता है, मतलब जैसे मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन। बात ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम है तो चलो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा टफ है, कुछ भी है तो बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया। मेन चीज़ यहाँ पे यही है, आपको ये देखना कि क्या, अगर मान लो कि मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे होंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन से अवेयर होंगे। व्हाट आई फील कि कम से कम कुछ नहीं तो ऑल ओवर इंडिया 60,000 से 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में जानते होंगे। मतलब 2 स्टार्स में या 2 मासेस हैं, कुछ भी हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दोनों को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और दोनों उस अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r रिवॉल्व किसके अराउंड करेंगे, अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाली, जैसे मैं यही चीज स्टार के लिए कैलकुलेट करता तो x की जगह क्या आ जाता d माइनस एक्स, मतलब d माइनस एक्स रेडियस में रिवॉल्व करता। फिर टाइम पीरियड t क्या आता 2 पाई r ओवर v, उस स्टार के लिए रेडियस r और अपॉन उस स्टार की वेलोसिटी, उसे टाइम पीरियड t जो आता दोनों के लिए सेम आता। सो मीन्स कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो जैसे अभी तक के जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मेरा आइडिया कि पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चे जो करेक्टली सॉल्व करते ऑल ओवर इंडिया उनका नंबर कोई 20-22 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों का नंबर जो करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, उनका नंबर मे बी कि 50-60,000 या उस रेंज का होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस मिले वो दोनों क्वेश्चंस
ठीक थे, केवल जो काइनेमेटिक्स वाला क्वेश्चन था एक्सेलरेशन वाला, वो क्वेश्चन बहुत इजी था, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब सॉल्व ना करना निगेटिव है, सॉल्व कर देने से कुछ ऐसा नहीं कि आप बड़ी टॉप उस पर पहुँच रहे हैं, मतलब एक आप अपनी रैंक को हम मेंटेन कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन से कोई आपका निगेटिव ग्राफ नहीं जा रहा है। इसके बाद फिर 11th वाले पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है एक क्वेश्चन, फिर 11th वाले पार्ट का ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब ये रिलेशन अगर आपको याद होता है, उन्होंने यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के बीच का रिलेशन पूछा है, तो जो करेक्ट रिलेशन होता है वो होता है के इक्वल्स टू नीटा वाई अपॉन 9 नीटा माइनस 3y माइनस 9 नीटा अपॉन 3y, ये करेक्ट रिलेशन होता है। यंग्स मॉडल्स y है, नीटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और जो k है, k क्या है, k इज द बल्क मॉडल्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, मतलब अगर आपको याद था, और मैंने आपको वैसे बताया भी था कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे 11th वाले पार्ट में ये जो कुछ एक एक्सप्रेशंस याद करने वाले हैं वो जनरली इसी चैप्टर में है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ही है। तो एक ये रिलेशन था, ऐसे ही बताया था मैंने कि बेंडिंग ऑफ बीम वाला रिलेशन याद रखना चाहिए, जो बेंडिंग ऑफ बीम है उसका भी रिलेशन जब आता है तो बस सीधे की सीधे वो फॉर्मूला ही आ जाता है, या इस चीज़ पे आ जाता कि वो बेंडिंग ऑफ बीम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, या फिर उस चीज़ पे बेस्ड आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जिसमें कि अगर आपको याद था तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे क्वेश्चन में टफनेस या उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स की, वो डायरेक्टली याद होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th वाले पार्ट में से है वो है कि वर्क W इक्वल्स टू एल्फा इंटू बीटा स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एल्फा के टी अपॉन एल्फा के टी। तो आपको यहाँ पे बताना था कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये बताना है, ये वर्क है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसान था। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन इजी है, बट फिर भी है कि एक बच्चे में थोड़ा सा एक सेंस होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम पे क्विकली सॉल्व करने का, उसे चीज़ों को कैच करने का। जैसे उसे लगता कि ई की कोई भी पावर है, ये तो पूरा टर्म डायमेंशनलेस होगा, ये क्या होगा, ई एक नंबर ही तो है, तो उसकी पावर क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। किसी भी नंबर की पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगी। जैसे मान के मैं आपसे बोलूँ 2 to the power 4, सो इट हैज़ गॉट ए मीनिंग 2 into 2 into 2 into 2 4 बार। मैं अगर आपसे बोलूँ कि 2 to the power 4 मीटर, सो इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि 2 को 4 मीटर बार मल्टीप्लाई कैसे करोगे। सो दैट मीन्स कि कोई भी नंबर होगा तो उसकी पावर क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो ये टर्म डायमेंशनलेस है। इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा। अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा। अब आपको बीटा का डायमेंशन निकालना है, अल्फा का नहीं पता है। अब क्योंकि ये चीज पता है कि किसी भी नंबर की पावर डायमेंशनलेस होती, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज व्हाट, डायमेंशनलेस। एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज व्हाट, डायमेंशनलेस। तो आप देखो कैलकुलेशन बचाने के लिए भी कर सकते थे, ये डायमेंशनलेस है, इसे 1 के इक्वल कर दो, तो आपका अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, अल्फा का डायमेंशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। मैं के टी वाले पार्ट को, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं के टी वाले पार्ट को अलग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि के टी का डायमेंशन डायरेक्टली जूल का डायमेंशन होगा। आपको पता है ना, जैसे आप निकालते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एक मॉलिक्यूल की जो वो है एनर्जी जो होती है, दैट इज व्हाट, हाफ के टी, यही होती है ना। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, दैट इज व्हाट, हाफ के टी। तो क्योंकि ये एनर्जी है, इट इज व्हाट, जूल, तो इसे आप जूल में ही रहने दो। तो अल्फा का डायमेंशन आपने निकाला एक्स स्क्वायर अपॉन जूल, यहां पे डाल दोगे, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू, मैं इसे ऐसे कर लेता हूं, अल्फा का डायमेंशन आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, के टी का डायमेंशन डब्ल्यू का डायमेंशन हो गया, इंटू व्हाट, बीटा स्क्वायर। सो बीटा का जो डायमेंशन आ रहेगा वो आ रहेगा डब्ल्यू स्क्वायर, सो दैट मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू अपॉन एक्स का डायमेंशन आ गया। तो डब्ल्यू अपॉन एक्स का डायमेंशन ये हो गया, दैट मीन्स कि डब्ल्यू मीन्स m1, ठीक है ना, डब्ल्यू मीन्स की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज व्हाट, m2 l1 t minus 2 upon l1, so that becomes m2 t minus 2. So correct option becomes, जो करेक्ट ऑप्शन आया आपका, दैट बिकम्स m1 l1 t माइनस 2। यहाँ पे एक चीज, ये l2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, l2 होता है ना वर्क में, ठीक है ना, वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज व्हाट, ये आपका आएगा 1 स्टेप।
आप ये देखेंगे मुझे यहाँ पे करना था वर्क का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन जो आपका हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हुआ डायमेंशन, एक्सेलरेशन का हुआ L1 t-2, और जब आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई, जब आप मास से मल्टीप्लाई किया तो मास m आ गया, मास से आपने मल्टीप्लाई किया, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, W का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो गया m1 L1 t-2 और x का हो गया L2, सो दिस बिकम्स L2। तो ये होना था आपका m1 L2 t-2 अपॉन L1, so that becomes m1 L1 t-2, it becomes this। so ये करेक्ट ऑप्शन आया आपका, वन करेक्ट ऑप्शन आया। यहाँ पे देखो थोड़ी सी चालाकी ये दिखानी थी कि आपको मतलब KT का डायमेंशन पता कि वर्क का डायमेंशन है और यहाँ पे भी वर्क का टर्म आ रहा है, तो आपको KT का डायमेंशन अलग से निकालते वो नहीं करना चाहिए था। KT का डायमेंशन सीधे के सीधे वर्क के फॉर्म में भी आपको रखना चाहिए था, और साथ में याद भी होना चाहिए था कि KT का डायमेंशन जूल का डायमेंशन होगा। तो इस क्वेश्चन को एक एवरेज कैटेगरी में ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं जैसे कुछ क्वेश्चंस बड़े ही इस पेपर में बहुत ही हलवा टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनमें कुछ है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन एक एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन था। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11th वाले पार्ट का, इट इज़ कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है कि एक ये PV डायग्राम है, और PV डायग्राम में पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज A। साइक्लिक प्रोसेस है, और यहाँ पे है प्रेशर P2, दिस प्रेशर इज P2, दिस प्रेशर इज P1, दिस वॉल्यूम इज V1, दिस वॉल्यूम इज V2, साइकिल इज लाइक दिस। और पूछा इसमें ये गया है BC इज आइसो, AB इज आइसोथर्मल, AB को आइसोथर्मल दे रखा है, और BC जैसा आपको दिखाई दे रहा कि आइसोबारिक है, और CA आइसोकोरिक है, इसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा। फाइंड द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, और आपको दे रखा कि P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, NRT ये दे रखा है, P1 V1 इक्वल टू NRT, मतलब दैट मीन्स कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो होगा सॉल्व करने में आपको सब कुछ पैरामीटर टेम्परेचर T के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो टेम्परेचर T के फॉर्म में। तो पूरे साइकिल का वर्क डन आप देखो यहाँ पे AB प्रोसेस का आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो AB पर अच्छा, और ये भी देख लिया करो आप ऑप्शंस में, जैसे ln के फॉर्म में दे रखा है तो आपको log 10 वाले बेस के फॉर्म में, क्योंकि जो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला nRT log ऑफ V2/V1 2.303 nRT log ऑफ V2/V1 होता है। 2.303 nRT log ऑफ V2/V1 कब होता है? जबकि आप log का बेस 10 लेते हो, है ना, तब होता है जबकि आप log का बेस क्या लेते हो? 10 बेस लेते हो। तो यहाँ पे क्योंकि ln के फॉर्म में है, सो दैट मीन्स कि आपने इस प्रोसेस का वर्क निकाला, दैट बिकम्स व्हाट कि दैट बिकम्स RT, ठीक है ना, 2.03 नहीं किया, nRT और ln V2/V1, ln V2/V1, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे, और ये वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे वॉल्यूम 2V1 दे रखा है, ये V1 है और ये वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ V1 है, तो V2/V1 को डायरेक्टली ln2 कर दो, ये ln2 आ गया, ये हो गया आपका डेल्टा W1 इस वाले प्रोसेस का। अब BC प्रोसेस में क्या है, जो वर्क डन डेल्टा W2 होगा दैट विल बी डेल्टा W2। यहाँ पे जो होगा ये एक प्रोसेस कैसी है, आइसोबारिक प्रोसेस, तो दैट इज व्हाट P डेल्टा V। तो P डेल्टा V में आ गया P1, है ना, P1, और डेल्टा V आपका आ गया ट्वाइस ऑफ V1, V1 माइनस ट्वाइस ऑफ V1, ये वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि अब डेल्टा V का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम से V1 माइनस ट्वाइस ऑफ V1, सो दैट बिकम्स व्हाट एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है और जो आपको लगे कि यार ये तो ज्यादा ब्रांडेड है, आप उन पर बेस मत हो, बल्कि क्या करो, से हियर जो दोनों का वर्क का सम कर दोगे तो NRT कॉमन रहेगा, सो NRT कॉमन हुआ, आप उनसे बात करो, -1 दैट इज वर्क डन। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इसमें देखा हुए हैं और उन्होंने बच्चों को अच्छे से गाइड किया है, और इस रिगार्ड में जो जेबी गुप्ता सर हैं वो आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि लाइफ और क्योंकि कॉमन पैरामीटर्स जिनके थ्रू आप यहाँ पे हो गया आपका इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि NRT LN2 इन दोनों में NRT और कॉमन लिया, तो NRT कॉमन लेने में आ गया, तो सर आपको LN2 भी चीजें शेयर करेंगे और -1, और खास तौर से श्रीवास्तव जी इस बात को भी बताएंगे कि जैसे इस टाइम पे स्टार्ट करने में
आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जो कि बाद में आपको 11th के स्टार्टिंग में रिलेटिवली तंग करती हैं, जैसे 10th क्लास में और 11th क्लास में सिलेबस के न केवल डेप्थ में काफ़ी फ़र्क है बल्कि उसके वॉल्यूम में भी काफ़ी फ़र्क है। मतलब 11th क्लास में सडनली आपको लगेगा कि सिलेबस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, साथ में कि जो उसकी फिलॉसफी है सब्जेक्ट मैटर के कंटेंट की वो भी आपको लगेगा काफ़ी अब डिटेल में हो गई है, काफ़ी टफ हो गई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें केमिस्ट्री में हैं जो कि अगर स्टार्टिंग में अभी वो आप सर के थ्रू सीख सकते हो तो बाद में आपको काफ़ी कंफर्टेबिलिटी आएगी, और साथ में कि इतने सीनियर फैकल्टी मेंबर के जब आप कांटेक्ट में आते हो तो 10th क्लास के अगर कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं तो मे बी कि हो सकता है कि आप उस चीज को 2 महीने से लगे हो, 6 महीने से लगे हो, और हो सकता है कि आपको चीज क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वो 10th क्लास के बोर्ड्स में भी जो आपको हेल्प करेगा हो सकता है कि उनके कांटेक्ट में आकर के और आपको 10 मिनट में 5 मिनट में ही वो चीज क्लियर हो जाए। तो एक बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स में भी उसका कैसे एक बेनिफिट हो सकता है, साथ में कि कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए अभी से आपकी वो फाउंडेशन, अभी से आपको एक उस टफनेस को एक बाद में इजीली गो थ्रू होने के लिए कि आप इजीली आपका वो पेस बन जाए, उसके अभी से कैसे हेल्प मिलेगी। श्रीवास्तव जी फोकस ये मेमोरी बेस्ड है, तो इन्होंने जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब उसमें करेक्ट ऑप्शन है अभी का जो टाइम है, जैसे बच्चों के मन में माइनस हाफ या पेरेंट्स के मन में भी रहता है कि भाई तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एनआरटी आ जाएगा, नहीं लिया जाए, इसमें क्या आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ मैं एनआरटी बड़ा इज रॉन्ग, सो दैट मींस व्हाट की क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पे जैसे मैं इसे करता एक ना, सिचुएशन इस बताना form चाहता हूँ। सो देखिए क्या है कि मेरा इतना आया है, आपको सभी को पता है, बच्चों को भी पता है, पेरेंट्स को भी, तो हाफ कि there यहाँ are पे भी so आएगा many और हाफ यहाँ पे भी students आएगा who take the So, admission according very to me, early, अगर और डेटा वो यही था 3 year और क्वेश्चन का 4 year के तो इस प्रोग्राम्स डेटा में के होते अकॉर्डिंग हैं। दिस द करेक्ट तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जैसे अभी आपके दिमाग में एक डायलेमा चल रहा है कि हम एग्जाम के पहले एडमिशन ले लें या बाद में जीरो होगा, तो उस डायलेमा का उन्होंने आपसे कितना आसान आंसर है। आप जरा उन बच्चों को देखिए जो 3 year और 4 year के प्रोग्राम्स में है, तो उनके तो एग्जाम्स बीच में आते ही रहते हैं। क्या था आपको एक तो बोर्ड एग्जाम बीच में आने वाला है, डजंट मैटर कि आप उसके लिए इंतजार करें या उस ऑब्स्टेकल को आप ऐसा मान लें कि नहीं ये तो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है और इसके बाद ही हमें सारी चीजें करनी है। तो ऐसा एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड तो हो सकती है, लेकिन वो एक परसेप्शन है, वो रियलिटी नहीं है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है। और यहाँ पर आने से जो एक जो इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों को, इसके बाद 11th हमारे पार्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कांटेक्ट में आते हैं, किसी बच्चे के कांटेक्ट में हम आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन तो का क्वेश्चन हमें है वो भी उसकी शक्ल देखकर ही, उसके साथ बैठकर ही, उसके 2 मिनट उससे बात करके पता लग जाता है कि इस बच्चे क्वेश्चन है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी और साइड ए कैसे है रेक्टिफाई कर सकते और हैं। 6 आइडेंटिकल शीट से बना कहीं हुआ पर भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि नहीं उसके 10वीं कक्षा में जो उसका सीजीपी आने वाला था 10 आने वाला था या उसका परसेंटाइल 10 आना था तो 9.5 आ जाएगा अगर हम भेजेंगे तो साइड जो है क्यूब है टू हैपन। 6 शीट से बना हुआ है, हर एक शीट एक स्क्वायर शीट है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जीवन में पूरे अगर जिंदगी को भी देखें तो उसमें भी शायद गिनी चुनी सांसें मिलती हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। टेंपरेचर तो मेरा ओपिनियन है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं रिस्पांसिबिलिटी के साथ, और देन द चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम, तो आप सीधे चेंज इन द वॉल्यूम का फार्मूला याद करो, डेल्टा v इक्वल्स व्हाट, अदरवाइज this is a very right time to get admission with some good coaching institute, v gamma with some delta good t और team v की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, because coaching institute का जो अच्छा या बुरा का जो पैरामीटर है वो भी कई बार हम जान नहीं पाते। वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, और ये हम कहते हैं कि हम तो फिटजी में एडमिशन लेंगे, सॉरी टू मैंने नाम लिया किसी का, अल्फा डेल्टा टी, कोई ब्लेम करने के लिए नाम नहीं लिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने लिया। सो देखो कि एक पेरेंट्स के मन में रहता है कि हमें तो फिटजी जाना है, हमें बीएमसी जाना है, केवल फॉर्मूले पे बेस्ड है, आकाश जाना है, ठीक है, ओके फाइन, देयर आर आल्सो द इंस्टीट्यूट्स एंड दे आर इम्पार्टिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी टू द सोसाइटी एंड टू द चिल्ड्रन, 12 क्वेश्चंस करेक्ट हुए तो मैं, लेकिन वो कितने ज्यादा कॉमर्शियल हैं, वो कितने ज्यादा उनके अंदर वो रेवेन्यू जनरेशन वाली बात वहां पर कितनी ज्यादा है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ऐसे तो निकल पता लग आएंगे। जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ, कोई भी कर सकता है, जो बच्चा बस अगेन आई एम physics गिविंग पढ़ता यू है। अ सिचुएशन, जो बच्चा बस 11th और 12th के लिए फिजिक्स भी पढ़ता है, कहीं पर भी जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। जो लोग जा चुके हैं वो अगर मेरी पेपर बात से ऐसा बहुत अच्छी सिंपल तरह पेपर करेक्ट आता करेंगे है तो ऐसे पेपर में जब वहाँ तक पे क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए हैं आपको रिसेप्शन उनका पर नंबर अगर इतना बड़ा आपका वेलकम आपको मिलने वाला है, मेरा ऐसा जैसे कि कहना आपने है किसी 5 स्टार होटल में एंट्री ली है, तो हो सकता और है कि वो उसके बाद बहुत से ही जो काउंसलर्स safe हैं score नहीं वो है अपनी for जिम्मेदारी a निभाती हैं और उनकी relatively जिम्मेदारी हैवी, cheap rank के लिए। तो ठीक है, Then उन्होंने see, सब कुछ बता दिया, लेकिन नेक्स्ट एक क्वेश्चन सवाल जो 11th आपके लिए बनता पार्ट का है था
उन्होंने तो आपको 10 बात बताई। एक सवाल जो आपके लिए बनता है वो सिर्फ ये है, और दैट इज वेरी वैलिड क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, कि भाई ये जो बच्चा हमारा आएगा आपके पास, इसको कौन से 3 या 4 फैकल्टीज सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन 1 मीटर अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव आई डू नॉट फोर्स। थिंक तो ऑब्वियसली इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, ऑल दीज उसे हमने माना कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ये रेडियस r 1 मीटर है। वो इस चीज का आंसर कभी आपको देंगे नहीं, आपको 10 बात बताएंगे, आपको 25 बातें बताएंगे, आपको 5 बार आपको चाय पिलाएंगे और 10 बार आपको पानी का ग्लास देंगे, लेकिन आपको इस चीज का आंसर वो कभी भी देने वाले नहीं है। और एग्जामिनर के बारे में क्या वो पढ़ाते नहीं है? यही होती मैं है ऐसा कि नहीं मैं कहना अगर अपने चाहता। पेपर में जो बिल्कुल हकीकत है, मैं सिर्फ वही आपसे कहना चाहता अपने पेपर में हूं, अगर बिकॉज़ एक ही आई चैप्टर के रिमेन द दो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस दीस कर दूं और इंस्टीट्यूशंस 2-3 चैप्टर्स को फॉर मिस सो कर मेनी दूं, लॉन्ग इयर्स, तो सो दैट ऑब्वियसली इज मेरा व्हाई आई पेपर नो बहुत ही वेल वीक दैट व्हाट पेपर या एग्जैक्टली बहुत ही हैपेंस। इररिलेवेंट पेपर अब माना होता क्या है, एग्जामिनर के बारे में किसी भी भी एक इंस्टीट्यूट में, एग्जामिनर देखिए आज के शहंशाह टाइम है। में जैसे ठीक है, ग्रेविटेशन का हमारे एक हिंदुस्तान में क्वेश्चन हमारी आया पॉपुलेशन और बहुत है, बहुत ग्रेविटेशन सारे चैप्टर लोग इतना पढ़े बड़ा लिखे है, भी बहुत इतने सारे सारे लोग हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ग्रेविटेशन का ही नॉलेज क्वेश्चन आया इम्पार्ट और करने बिल्कुल वाले इसी लोगों कॉन्सेप्ट की पे बेस्ड संख्या क्वेश्चन बहुत यहाँ पे कम क्या है। हुआ, जब ये मैं चारों आपको मासेस बड़ी अपने जिम्मेदारी कॉमन से सेंटर कहना मास चाहता के हूँ, अराउंड मैं रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम अपनी तारीफ या अपनी टीम की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम ही तीनों बड़े अच्छे हैं, रेडियस ऐसा वाले कुछ सर्कल में पर्पस नहीं है तो कहने का। एक मास के ऊपर जो चारों मेरा जीरो केवल से ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, वो इसे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इन्होंने इस बहुत केस में कम केवल है। इसकी तो अब होता वेलोसिटी क्या है पूछी कि है। हर So, इंस्टीट्यूट इसके के ऊपर पास अट्रैक्टिव उस फोर्स तरह के की अगर 1 फैकल्टी मीटर मेंबर्स है हैं, ना, आई एग्री विद, ये डिस्टेंस अगर 1 लेकिन मीटर है उनका नंबर तो बहुत कम ये है, डिस्टेंस कितनी और होगी? इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका बच्चा उनके कांटेक्ट में आएगा, मतलब ये रूट आपका बच्चा उनसे पढ़ेगा। आप इससे निकालो, इस बात के चाहे आप इस चांसेस वाले से निकालो, बहुत 2 बहुत मीटर। बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये A है these और faculties ये are A है, already तो well A square well plus well A occupied. square. They do not have Is the equal to time what? to 4. accommodate your 2 child का square, in their hypotenuse. batches and all. So that means तो 2 होता A क्या है square उसमें equals to 4, कि that बस means एक A मर्ग square मरीचिका equals to जिसको 2. आप कह सकते So हैं, A equals to what? वो Root उसमें two. चलकर तो इससे आपका जो पूरा attractive टाइम 2 force साल का इससे टाइम हो होता ही रहेगा, कितना है? 2 वो साल के टाइम में attractive आप force F हुआ, हकीकत में अगर आप इसका भी देखो, आप एक इसको बार लगा एडमिशन करने attractive जाते हो, force, इसका भी एक बार आप attractive force 3 महीने F बाद लगा, पीटीएम में F जाते की हो, value क्या आ और गई? एक बार शायद F आप और की हिम्मत value करते हो तो है 1-2 पीटीएम में और जाते हो और 2 साल खत्म हो जाता है। और रूट 2 का ऐसे स्क्वायर करके। आपका 2 आ गया, तो 2 कोई केयर नहीं करता, इतना ही अट्रैक्टिव फोर्स केवल इसका लगा। उसमें इन दोनों का एक- जो रिजल्टेंट एक momentum बन गया है वो रिजल्टेंट इसका आ कि गया भाई जी आना है स्क्वायर बच्चे बाई को, 2 उसको ऐसे ऐसे करके उसको एडमिशन देना है, परपेंडिकुलर उसको ऐसे ऐसे और करके, इक्वल और बच्चे की ये बच्चे इसका होते फोर्स क्या मैंने कहा हैं? जीएम ये तो स्क्वायर बाई बिल्कुल आर स्क्वायर innocent बच्चे 2 आ हैं। गया, इतना ही फोर्स इनकी एज जो है ना 15 साल से लेकर और 17-18 साल के बीच में सारे बच्चे आते हैं हमारे पास। इस वाले का जो अट्रैक्टिव फोर्स का दैट इज इनको अगर m स्क्वायर अपॉन अगर कोई ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इट इज दिस। सो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स gm स्क्वायर, कॉमन आ गया है ना, gm स्क्वायर, और यहां पे आपका आ गया 1/√2 प्लस 1/4। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा? दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, सो दैट विल इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू है 1 मीटर, mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू कितनी 1 मीटर, सो m से m एक कैंसिल हो गया और वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई gm इंटू 1/√2 प्लस 1/4 अपॉन 1 इसका स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स आंसर। सो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ रहा, इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन 2 करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज व्हाट, ऑप्शन 2। तो आप वो पेपर, जब पेपर होगा आपके पास, जब पेपर आप करेक्ट करोगे तो उसमें आप मैच करा लोगे, मतलब जो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, उसमें से क्या किया इन्होंने, जैसे 4 है यहाँ पे, तो 4 का इसका एलसीएम 4 लिया, तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो 4/√2 क्या रहेगा, 2√2 आ जाएगा, और जो 4 बाहर आया उसका 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, उसका बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसे इस फॉर्म में इन्होंने दिया है 1/2 रूट ऑफ जी, और m अंदर m से एक m कैंसिल हुआ था, एक m यहाँ आएगा m, ठीक है ना, और ये आ गया आपका m की वैल्यू 1 kg है तो 1 ही हो गया वो, और 1 प्लस 2/√2 देखिए रखा उन्होंने, 1 प्लस 2/√2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या आता है, वो यही आ जाता है ना, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स द सेम थिंग। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बस मेन चीज यहाँ पे क्या थी, मेन चीज थी कि आपको बस कॉन्सेप्ट देखना था। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो एक कॉर्नर पे एक मास है, चेन, और 1 मीटर सर्कल में दे रखा है, तो दैट मीन्स कि जो 1 मीटर सर्कल है उसका जो सेंटर होगा, इन चारों मासेस का सेंटर मास भी होगा, तो एक मास के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा इससे, इससे और इससे, उनका रिजल्टेंट इसी ओर आएगा, सेंटर की तरफ ही आएगा,
और वो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट mv स्क्वायर बाई r फॉर इट। r यहाँ पे 1 मीटर है, इससे इसकी वेलोसिटी आ जानी थी, है ना। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ही बेस था ऑलमोस्ट। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है 11th वाले पार्ट से। ये 11th वाले पार्ट का क्वेश्चन है कि इसमें प्रोसेस दे रखी, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन जेई की तैयारी लोग इतने तसल्ली से करते हैं, तैयारी 5-5 साल तैयारी करते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, और जब ऐसे आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे जो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो इसका जो एक ऑप्शन था हीट कंटेंट कांस्टेंट, मतलब डेल्टा क्यू 0, मैचिंग वाला क्वेश्चन था। मैं पूरा ऑप्शंस वाइज नहीं बता रहा हूँ। तो आपको एडियाबैटिक को मैच कराना था, हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, दैट मीन्स की डेल्टा क्यू 0। आइसोथर्मल को मैच कराना था किससे, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक को मैच कराना था जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइसोबारिक को मैच कराना था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। सो दैट वाज मतलब इजी क्वेश्चन, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि जिसके सॉल्व ना करने से आप बहुत जोखिम में चले जाते हो, और सॉल्व करना तो बनते ही बनता है ना। अच्छा, इसके वैसे क्वेश्चन 12th वाले पार्ट का, बस मैं ऐसे ही आपको बता दूं, इसका अगला क्वेश्चन पता है इसमें क्या रखा है 12th वाले पार्ट का, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज, मतलब 2 क्वेश्चंस जो बस पहुंच गया वहां पे, उन नंबर पे पहुंच गया, उसके फ्री के मार्क्स मिल गए। तो इसमें था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताना था, F = R/2। एक और क्वेश्चन 11th वाले पार्ट का है, इसमें है कि I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। एक m मास और r रेडियस की रिंग है, उसका एक डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका नाम इन्होंने रखा I1। तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, ठीक है ना। डायमीटर के अबाउट जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1, दैट विल इक्वल टू व्हाट, हाफ mr², है ना। यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है रिंग के, उसके अबाउट mr²। तो Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz, और Ix और Iy इक्वल होंगे, तो एक डायमीटर के अबाउट जो आएगा दिस प्लस दिस 2i इक्वल टू व्हाट mr²। सो I इक्वल्स व्हाट, हाफ mr²। तो एक डायमीटर के अबाउट जो रिंग का होगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी हाफ mr²। फिर I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ मास m इन रेडियस r थ्रू सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग। तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो हाफ mr² ही आ जाएगी। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ही दिया गया है, वो I2 है, और I2 क्या होगा, हाफ mr² होगा। और I3 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m इन रेडियस r अबाउट इट्स एक्सिस। तो I3 क्या होगा, वही हाफ mr² आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे I1, I2, I3 तीनों इक्वल थे, तीनों हाफ mr² थे। और I4 जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, दैट यू नो इज व्हाट 2/5 mr²। बस ऑप्शंस में क्या करना था, I1, I2, I3, I4 को रिलेट करना था। तो देखो एक ऑप्शन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, ऑप्शन 2 क्या था, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, बट दैट इज व्हाट देयर का इट इज लेस देन I4, ठीक है ना। मतलब ये इक्वल है, और इनमें से कोई भी I4 से छोटा है, I4 से छोटा नहीं है, I4 छोटा है, ये 1/2 है, और ये 2/5 है, मतलब ये 1/2 से भी छोटा है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या था, इनकरेक्ट था। फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, I1 प्लस I2। जैसे आप I1 प्लस I2 करोगे तो mr² आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू, उन्होंने देखा दिस इज इक्वल्स टू I3 प्लस 5/4 I4। सो दिस करेक्ट, ये भी इतना ही आएगा। I3 की वैल्यू हुई हाफ mr², और I4 आ गया 5/4 I4 की वैल्यू आ गई 2/5 mr²। सो 5 से 5 कैंसिल, और ये भी हाफ आ गया। सो हाफ mr² प्लस हाफ mr² दैट विल बी व्हाट, mr²। सो ऑप्शन 1 करेक्ट था। दैट मींस कि क्वेश्चन में बाकी तो फॉर्मूले यूज हुए थे, केवल थोड़ा सा लॉजिक और सेंस और एग्जामिनेशन की घबराहट के चक्कर में नहीं पढ़ना था कि आप उसमें ऑप्शन जस्टिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस उसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही रखे हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस 5/4 I4, या I1 इज ग्रेटर देन I2 इज इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 एक्सेट्रा। तो मतलब ऑप्शंस को आपको बहुत ही सिंसियरली वॉच करना था कि ऑप्शंस क्या हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था दैट वाज वन ऑफ द वेरी इजी कॉन्सेप्ट। और ये भी सोचो कि रोटेशन डायनामिक्स की तैयारी कितनी करते हो,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन में, उस कंडीशन में, दिस थिंग दैट थिंग, टॉर्क एंड ऑल, और आपका चैप्टर केवल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाकर के क्या हुआ, खत्म हो गया। फिर इसके बाद 11th वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन है, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन y = x स्क्वायर बाई 4। कोई वर्टिकल इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है y = x स्क्वायर बाई 4। तो बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, फाइंड मैक्सिमम हाइट एट विच पार्टिकल कैन स्टे इन सेंटीमीटर। कितनी मैक्सिमम हाइट पे यहां से पार्टिकल स्टे कर सकता है, उसकी आपको हाइट बताने की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा कि इस साल बच्चों ने यहाँ के 11th वाले बैच में भी पूछा है, 12th वाले बैच में भी पूछा है। होपफुली कि आपके ग्रुप में कहीं ना कहीं पे इसका सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। इसमें देखो क्या था, यहाँ पे हम एफबीडी बनाते थे, एफबीडी में क्या आया कि एक तो यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल यहाँ से थीटा ले लो, ये थीटा हो गया। सो आप देखो ये टेंजेंट है और टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना, थीटा, तो एम जी यहाँ लगा, रिएक्शन एन इसके नॉर्मल लगेगा, रिएक्शन एन जो होगा इसके नॉर्मल लगेगा, और दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा आ गया तो एम जी का कॉम्पोनेंट स्कोर आ गया एम जी कॉस ऑफ थीटा, और एम जी का कॉम्पोनेंट स्कोर कितना आ गया, एम जी साइन थीटा आ गया, एम जी साइन थीटा आ गया। अब अगर इसे स्टे करना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए मीन टू एन, मीन टू एन कितना होगा, मीन टू एम जी कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल व्हाट, एम जी साइन थीटा, तभी ये स्टे कर पाएगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया आपका, और आपको हाइट निकाली तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा आ गई, और टेन थीटा कर्व में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, dy by dx is what, tan theta, so that is what 2x by 4, so that is what x by 2 is the tan theta, so mu की वैल्यू है 1 by 2, 0.5 that is 1 by 2, ठीक है ना, 1 by 2 is equal to tan theta, और tan theta की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, x by 2, that means कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब उस जगह x कितना होगा, 1 होगा, तो जो आपकी हाइट है वो y कोऑर्डिनेट होगा, सो दैट बी नॉट y इक्वल्स 1 by 4, समझ गए ना, वहां पे x की वैल्यू 1 होगी तो उस जगह हाइट जो होगी वो y होगा, y भी वॉट 1 by 4 मीटर्स, 1 by 4 मीटर्स, इन्होंने सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर में दैट बिकम्स व्हाट 25 सेंटीमीटर। अच्छा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पेपर में, तो दिस वाज इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर इज द आंसर आप समझ। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन, आपने केवल एक सीधे एबीडी बनाया, मतलब दोनों चीजें कि ये क्वेश्चन क्लासिकली पॉपुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि जब आपका स्फीयर नहीं है बल्कि पैराबोलिक सरफेस है, तो पैराबोलिक सरफेस में फिर आप कैसे निकालते हो, तो उसमें हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ती है, टेन थीटा की, और टेन थीटा का इक्वेशन बता तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी व्हाट, दैट बी टेन थीटा। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 23, ये भी फ्रिक्शन पे बेस्ड है। तो आप लोग एग्जामिनर ने भी यहाँ पे क्या किया, न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन में से दो क्वेश्चंस दिए, और दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दोनों फ्रिक्शन के क्वेश्चंस दे दिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको हर एक क्लास में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस साल के 11th वाले बच्चों को भी, जिन बच्चों को पिछले साल 11th भी कराया है उनको भी ये क्लास का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पे फोर्स F लगाया आपने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2 है, और ये मास 0.5 kg है। तो उन्होंने बोला कि कितना फोर्स F लगाना चाहिए, F की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये ब्लॉक नीचे ना गिर पाए। आपने जितना फोर्स F लगाया उतना ही रिएक्शन N लगा, तो N की वैल्यू आ गई F, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि गिरने की टेंडेंसी नीचे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर रहेगा कितना, म्यू N, तो म्यू हो गया 0.2 इंटू N हो गया F, और इसे बैलेंस किसको करना, इसके वेट mg को, सो mg हो गया 0.5 इंटू mg, 0.5 इंटू g mg, तो g की वैल्यू इसमें लेनी है 10, सो दैट बिकम्स f की वैल्यू आपकी आ गई 0.5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 हो गया, 5 इंटू 5 25 न्यूटन्स, सो द आंसर बिकम्स व्हाट 25 न्यूटन्स। इंटीग्रल टाइप का इंटीजर क्वेश्चन था इस पेपर का 25th क्वेश्चन। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं आपसे जो बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहली फिलॉसफी आपकी क्या होनी चाहिए तैयारी करने में, सबसे पहला कॉन्फिडेंस जनरेट क्या होना चाहिए कि जेईई मेन का पेपर कभी भी, जेईई मेन के पेपर में कभी भी टफ क्वेश्चंस होते ही नहीं, और अगर मानो कि 25 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने उसमें एक या दो क्वेश्चंस टफ हो भी गए
तो जिन बच्चों ने अभी ये दे दिया पेपर, जैसे ठीक है, जिस बच्चे को ऑल इंडिया रैंक बड़ी बहुत ही टॉप नॉच रैंक लानी है, कैपेसिटी भी है, टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कैपेसिटी है, इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो उसे तो ऑब्वियसली टफ भी करेक्ट करना है और सिंपल भी करेक्ट करना है। बट खासतौर से मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो जब पूरे साल पढ़ते हैं तो एक से एक टफ क्वेश्चन का एफर्ट करते हैं, याला भी टफ क्वेश्चन, याला भी टफ क्वेश्चन और याला भी टफ क्वेश्चन, और बाद में आकर के वो जो बताते हैं कि क्वेश्चन कितने हुए, 13 क्वेश्चंस हुए या 14 क्वेश्चंस हुए। सो उनके लिए एक एडवाइस है कि अभी भी कोई ऐसा थोड़ी अभी खत्म हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइव नाउ। जिनका हो भी गया पेपर उनका भी अभी मार्च अप्रैल मई का अटेम्प्ट आएगा। आप ये देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जेई मेन में ऑलमोस्ट क्या होगा, 17 to 18 क्वेश्चंस काफी इजी और एवरेज टाइप के होंगे। मे बी आपको पूरे पेपर में जो आपको 25 क्वेश्चंस करने, शायद आपको 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिन्हें बोलना पड़े हाँ ये क्वेश्चन ठीक लेवल का था, ये हर एक बच्चा नहीं कर सकता। तो कम से कम सबसे पहले ये हो कि आपका हर एक बच्चे के वो 17-18 क्वेश्चंस करेक्ट तो हो। माना कि आप वहां पे एग्जामिनेशन प्रेशर में हो, बट जब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, उसका कैलकुलेशन भी आसान है, तो फिर प्रेशर किस बात का? प्रेशर बच्चे जनरेट करते हैं केवल बाय जनरेटिंग द एफिनिटी टुवर्ड्स द टफर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट अब नॉट जनरेटिंग द एफिनिटी टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स। पहले आपका पूरा ग्रैब होना किस पे चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल प्रॉपरली, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना और पूरे सिलेबस की इंफॉर्मेशन को याद रखना, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर आपको पूरे सिलेबस की इंफॉर्मेशन आती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कमांड है, तो आपका, मैंने क्या बोला, पेपर में कोई भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जिनकी की मेजॉरिटी होती है। इसके बाद फिर आपका है 11th वाले पार्ट में से एक और है, ये क्वेश्चन मोमेंटम पे बेस्ड है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आपको देखा कि एक एम मास 9 मीटर पर सेकंड से सोर जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड से, और एक एम मास रेस्ट पे है, और इनके बीच का कोलिजन दे रखा है। ये कोलिजन कैसा है? टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास आर सोन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बारे में इलास्टिक इनइलास्टिक कुछ नहीं दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे फिगर में कि एम मास और एक एम मास, एक एम मास यहाँ से 30 डिग्री पे जा रहा है और दूसरा भी एम मास यहाँ पे 30 डिग्री पे जा रहा है ना, और इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी v2। आपको v1 और v2 का रेशो बताना है। अब देखो, कोलिजन में इलास्टिक इनइलास्टिक का कुछ भी दे रखा हो या ना दे रखा हो, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो आते ही, वो तो तब भी एप्लीकेबल होगा। तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम कितना पहले? 9 into m। कितना है? 9 into m। तो बाद में इस ओर का मोमेंटम होगा 9 into m, तो इस ओर का मोमेंटम आपका आ गया, ये हो गया m v1 cos 30, cos 30 मीन्स √3/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका आपका आ गया प्लस m v2 और cos 30 दैट इज व्हाट √3/2। ये क्या आ गया आपका? दूसरा, y एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो y एक्सिस के लॉन्ग इसका मोमेंटम होगा, इस वाले के मोमेंटम के इक्वल होगा, तो y एक्सिस के लॉन्ग इसका मोमेंटम होगा m v1 sin 30 m v2 sin 30। ठीक है ना? सो m से m कैंसिल हो गया और आपको v1 by v2 निकालना था, तो v1 by v2 की वैल्यू क्या आ गई? ये तो यहाँ से 1 ही आ गई। सो 1, हाँ इसका आंसर भी 1 है ना? आपको इस वाली इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। सीधी चीज यहाँ पे क्या थी कि y एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है तो बाद में भी नहीं होना चाहिए। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब कि जितना मोमेंटम इस वाली बॉल का y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, उतना ही मोमेंटम इस वाले बॉल का y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, सो दैट की नेट मोमेंटम बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 0। इसके बाद फिर 11th वाले पार्ट पे बेस्ड और कोई क्वेश्चन इसके में देखूं, हाँ एक क्वेश्चन और है। ये आपका है कि एक 100 kg ब्लॉक है और 100 kg ब्लॉक कैन बी लिफ्ट बाय प्लेसिंग ए मास m ऑन ए पिस्टन हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको याद होगा, पास्कल्स लॉ जहां पे हम करते हैं वहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक 100 kg का ब्लॉक है और 100 kg के जो ब्लॉक है वो लिफ्ट करा सकते हैं हम कितने से? बाय प्लेसिंग ए मास m ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम m मास प्लेस करते हैं और 100 kg ब्लॉक के मास को लिफ्ट करा सकते हैं। If diameter of the piston placed at one end is increased by 4 times, जो पिस्टन का डायमीटर आपको याद है ना, वहां पे 2 पिस्टन्स होते हैं इस तरीके से, एक और का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम और एक और का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा। तो if diameter of piston placed at one end is increased by 4 times, that of the second piston is decreased by 4 times. Now the same mass m is placed at a piston, then how
many kg can be lift up from the new setup? तो किसका डायमीटर बढ़ा रहे हैं और किसका कम कर रहे हैं? देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ इसे, प्रेशर दोनों ओर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आ गया 100 अपॉन एरिया A1 दैट इक्वल्स टू मास m अपॉन A2, मास m अपॉन व्हाट A2। अब इन्होंने बोला आपसे इफ डायमीटर ऑफ पिस्टन प्लेस्ड एट वन एंड, तो अब वन एंड को मैं पहले 100 kg वाले को ही ले रहा हूं, एट वन एंड इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, मतलब इसे मैंने लिया। अब क्योंकि मास मुझसे पूछा रहेगा क्या होगा, m डैश अपॉन इसका हमने डायमीटर पिस्टन का बढ़ा दिया है। इफ डायमीटर ऑफ पिस्टन प्लेस्ड एट वन एंड इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, और आप डायमीटर को 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो रेडियस 4 टाइम्स हो गई, दैट मीन्स कि उसका एरिया क्या होगा 16 टाइम्स हो जाएगा। उसका जब स्क्वायर टाइम्स होगा ना उसका पाई आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि 4 टाइम्स जब उसका रेडियस हो गया तो एरिया हो जाएगा उसका 4 टाइम्स, एरिया आ जाएगा कितना 16 टाइम्स, 16A1 दैट इक्वल्स टू, और m अपॉन दूसरी साइड का दे रखा है कि दैट ऑफ द सेकेंड पिस्टन इज डिक्रीज बाई 4 टाइम्स, इसका डिक्रीज करा दिया गया, इसका भी डायमीटर डिक्रीज करा दिया गया 4 टाइम्स। तो डायमीटर डिक्रीज कराने का मतलब 4 टाइम्स का कि एरिया को 16 टाइम्स कम कर दिया गया। तो यहां पे आ गया आपका A2 अपॉन 16, तो 16 यहां आ गया। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया 100 अपॉन m डैश इंटू वॉट 16 इज इक्वल टू m से m कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, और ये आपका आ गया 1 अपॉन 16। सो m डैश की वैल्यू आ गई, m डैश इज इक्वल टू 100 इंटू 16 इंटू 16, 100 इंटू 16 इंटू 16, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी 25600। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी कि किसका डायमीटर कम और किसका डायमीटर ज़्यादा किया गया, बट फिर भी जिस सीक्वेंस में पैरामीटर हम उसी सीक्वेंस में चलते हैं कि पहले 100 kg वाला था फिर m था। तो क्योंकि उसमें होता क्या है पास्कल्स लॉ में दोनों प्रेशर इक्वल होगा, तो 100 अपॉन इसका ये kg में है, वैसे वेट में करते तो g और आता, बट क्योंकि दोनों में कंपैरेटिव इक्वेशन बना इसलिए मैंने नहीं लिखा जी। सो 100 अपॉन A1 इक्वल मास m अपॉन A2, फिर दूसरी बार जो A1 दे रखा वो मास अननोन है, जो मास अब लिफ्ट होगा उससे आपकी इसकी वैल्यू आएगी। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। फिर है एक और क्वेश्चन है 11th वाले पार्ट का, 2 planets आर रिवॉल्विंग अबाउट प्लैनेट विद टाइम पीरियड T1, 2 planets आर रिवॉल्विंग अबाउट प्लैनेट, ये मिसप्रिंट होगा, अबाउट सन होगा। 2 प्लैनेट सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका टाइम पीरियड T1 का रेशियो T1 बाई T2 इक्वल व्हाट 1/8। तो बोल के उनका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो ग्रेविटेशन का भी नहीं था, ये कल टाइम पीरियड T और ओमेगा के रिलेशन पे बेस्ड था। आपसे ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू पूछी गई है। सो वो टाइम पीरियड T और ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन T1। दैट मीन्स आप कह सकते हो ओमेगा टाइम पीरियड T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ये क्वेश्चन सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड था, ग्रेविटेशन से, प्लैनेट से, सन से इसका कोई मतलब ही नहीं था। दोनों प्लैनेट्स का सन के चारों ओर का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना, और उसका आपको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का रेशो दे रखा, तो आपको उनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशो निकालना है। तो सीधे रेशो क्या आ गया, वो 8 आ गया। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 27 था। अच्छा, क्योंकि हमने भी क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से लिया है, तो क्वेश्चन पेपर जो हमें मिला है उसके ऑप्शंस में या उसके मतलब क्वेश्चंस में कहीं पे डेटा में या फिगर में कुछ ऐसी कमी हो सकती है, जो कि बाद में जो छोटी मोटी माइनर मिस्टेक होती है फिर वो बाद में पता लगती है। बट ओवरऑल आपको देखने से लगा होगा कि जो 11th वाला पार्ट था ये काफ़ी ईजी था। मैं ऐसे करता हूँ, मेरे पास क्योंकि आई हैव द शिफ्ट 2 का पेपर भी है, मैं उसमें से भी क्या करता हूँ, पहले आपका 11th वाला पार्ट शिफ्ट 2 वाले पेपर में भी पूरा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। सो आप देखेंगे जो 24 अप्रैल का जो 11th वाले पार्ट का डिस्कशन है, सेकेंड शिफ्ट वाला, वो वाला डिस्कशन में कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखोगे, इसमें एक क्वेश्चन है इसमें 11th वाले पार्ट का कि एक डिस्क है ऑफ रेडियस डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है, a है, मास m a, और इसमें से a/2 रेडियस की डिस्क कट करके निकाल ली गई है। ये ओरिजिन है इसका, दिस इज द ओरिजिन। तो आपको बताना है कि इसका
बचे हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको बताना है। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रॉम द ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी ये बताना है। तो आपको देखते ही याद आ गया होगा कि हर एक बच्चे की कॉपी में ये एग्जाम्पल होगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उन एग्जाम्पल में ये, जैसे एग्जाम्पल में मेरा जो पहला एग्जाम्पल था कि जब किसी मास में से कोई मास कट करके निकाल देते हैं, तो यही वाला एग्जाम्पल था, है ना। इस डिस्क का मास m है, तो जो पार्ट कट करके निकाला गया उसका मास mi4 होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका एरिया पाई a स्क्वायर, इसका पाई a स्क्वायर बाई 4, तो इसका मास m है, तो इसका मास क्या होगा mi4 होगा। अब जब आप सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगाते हो बच्चे सिस्टम का, एक सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, सो क्या होगा m0 x0, m0 कंप्लीट मास और x0 उसका x कोऑर्डिनेट, सो दैट इज व्हाट 0 माइनस m1, जो पार्ट कट करके निकाला गया mi4 इनटू उसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज व्हाट ये a/2, x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया a/2 अपॉन व्हाट कंप्लीट मास m0 माइनस जो पार्ट कट करके निकाला गया m माइनस m/4, सो दैट इज व्हाट 3/4m। तो m/4 से m/4 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया माइनस ऑफ a/6 आ गया। उन्होंने केवल डिस्टेंस पूछी है कि अच्छा ओरिजिन यहाँ पे दे रखा, सॉरी ओरिजिन दे रखा ना, वो ओरिजिन यहाँ से दिया है, तो इसका ये जो आ रहेगा कोऑर्डिनेट, मतलब मैंने डिस्टेंस यहाँ से निकाली a/6, यहाँ से जब मैंने डिस्टेंस निकाली तो इस पॉइंट से a/6 इस ओर हुआ, मैंने यहाँ से निकाला ना डिस्टेंस अपने वाले में, मैंने ओरिजिन इसे मान लिया था, उन्होंने ओरिजिन यहाँ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से निकाला तो यहाँ से a/6 पीछे है, तो यहाँ से कितना आगे होगा, इसका a है, सो a माइनस a/6 दैट इज व्हाट 5a/6, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। आप समझ गए ना, मैंने ओरिजिन यहाँ लेकर के कैलकुलेट किया तो मेरा a/6 आया, यानी यहाँ से a/6 पीछे। उन्होंने अपने फिगर में ओरिजिन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रहेगी a माइनस a/6 दैट इज व्हाट 5a/6। इसके बाद फिर 11th वाले पार्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि body is projected from the origin with a velocity v0 along the positive x-axis on which a force minus alpha x square is acting on it। मतलब एक बॉडी है, ओरिजिन से आपने प्रोजेक्ट की है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v0, ओरिजिन से बॉडी को प्रोजेक्ट किया मास m, वेलोसिटी v0 से इसको प्रोजेक्ट किया और इसके ऊपर एक फोर्स F लग रहा है विच इज गिवन टू बी माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। तो पूछा गया है इसमें कि द फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू इज द बॉडी कैन गो इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, फोर्स पीछे की ओर है, तो बॉडी कहीं ना कहीं पे रुकेगी, तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस दूर तक जाएगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट मास m इंटू a, मास m इंटू a इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल्फा एक्स स्क्वायर, सो मास m, a क्या आ गया v d बाई डी एक्स। ये तो देखने से ही पता लग जाता है कि हमें यहाँ पे x के फॉर्म में लिखना है, इसे dv बाई dt नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में नहीं पूछा गया, पूछा गया क्या है कितने डिस्टेंस पे जाकर के रुकेगा। सो आपको आगे m v dv इज इक्वल टू माइनस एल्फा x dx, आपने इसे इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम v0 टू v है ना, वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन क्या, क्योंकि रुकने का ही पूछा गया तो v0 टू 0 भी कर सकते थे, दोनों चीजें थी, v0 टू 0 और x 0 टू x कर दो, कि उन्होंने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक दूर तक जाएगा, दैट मीन्स कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, सो यहाँ पे आपका आगे m v स्क्वायर बाई 2, तो जब आप v स्क्वायर बाई 2 करोगे तो नीचे लिमिट है 0 माइनस v0 स्क्वायर, सो माइनस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ आएगा, कट जाएगा, सो दैट बिकम्स व्हाट v0 स्क्वायर, दैट बिकम्स एल्फा, और x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, सो 0 टू x है, सो x स्क्वायर बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई v0 m बाई एल्फा स्क्वायर रूट, दिस द आंसर, ठीक है ना। सो इसका जो आंसर है वो आ गया आपका। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया था, ये अल्फा एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने अल्फा एक्स कर दिया था, यहाँ अल्फा एक्स स्क्वायर था ना, मैंने अल्फा एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो इंटीग्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका चेंज हुआ, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, सो ये आपका 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपका आ गया कि m v0, तो हाँ ये आपका आ गया m v0 स्क्वायर इंटू 3/2 का होल टू द पावर 1/3 आ जाएगा, यही आ गया। आप देखो 3/2m v0 स्क्वायर और पूरी का क्या आ जाएगा क्यूबिक रूट आ जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इसका 1 दे रखा है, इसमें जो यही है करेक्ट ऑप्शन है।
तो दैट मीन्स कि आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, बट फिर भी क्या है कि एक क्वेश्चन बेसिक हो, दूसरा क्वेश्चन बेसिक हो, तीसरा क्वेश्चन बेसिक हो। रिक्वायरमेंट किस बात की है? टाइमली जिस बच्चे ने सारा सिलेबस कंप्लीट किया होगा और सारी चीज़ों को एफर्ट के साथ सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए होंगे, तभी ये कॉन्फिडेंस आ पाता है। अदरवाइज आप बोलो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी बच्चे को, जो बच्चा कॉमर्स का है तो वो थोड़ी सॉल्व कर पाएगा। सॉल्व तो वही लोग कर पाएंगे ना जो मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे, वही सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो। ज़्यादा एफर्ट करने से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि जेईई मेन के लेवल पे तो क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं सकते कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। और ये बात मैं केवल तेज बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। मतलब सारे बच्चे जो मेरी बात सुनेंगे उन सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, कि कोई भी बच्चा केवल टाइम से पढ़ाई करना, बस दैट इज़ द ओनली थिंग। आपको कुछ सिखाया गया, आपने इमीडिएटली उस लेक्चर को देखा, लेक्चर के देखने के बाद आपने असाइनमेंट सॉल्व किया, असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद आपने टाइमली, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चंस को ना भी कर पाओ, लेकिन जो एक एवरेज असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को आपने टाइमली कंप्लीट कर लिया, वो मच बेटर है कंपेयर टू कि आप जब बाद में असाइनमेंट सॉल्व करते हो तो आप उससे 4 गुना टफनेस का असाइनमेंट सॉल्व करते हो। उससे ज़्यादा अच्छा है कि टाइमली कंप्लीट करो, चाहे सिंपल लेवल का कंप्लीट करो। इसके बाद 11th वाले पार्ट का एक क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान था। इसके उन्होंने ऑप्शंस और आसान दे करके बिल्कुल आसान कर दिया। उन्होंने बोला क्या है, वेट एट पोल, कोई बॉडी है उसका वेट 49 न्यूटन है, कहाँ पे? पोल पे। कोई बॉडी इसका वेट 49 न्यूटन है, कहाँ पे? एट पोल। तो बोला गया है कि उसका वेट इक्वेटर में क्या होगा। अब आपको पता है इक्वेटर में रोटेशन का इफेक्ट होता है। रोटेशन में जी की वैल्यू क्या होती है? जी डेस इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, यही होता है ना। जब वेट की बात आएगी तो आप यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको दे रखा 48, तो पोल पे क्या होगा कि कुछ तो कम हो जाएगा, दैट मीन्स कि 49 न्यूटन से कम आएगा, है ना। और 49 न्यूटन से कम यहाँ पे केवल एक ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन 48.83, सो दैट मीन्स कि दैट बिकम्स करेक्ट, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस 49 से बड़े थे या 49 था। सो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर कैलकुलेट करने की जरूरत होती तो आप किससे करते? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई। और ये मत सोचो कि आपको ओमेगा की वैल्यू नहीं पता या आर ई नहीं पता। ओमेगा अर्थ का ओमेगा है, रोटेशन का, तो ओमेगा क्या हुआ? 2 पाई अपॉन टी, टी क्या हुआ? 24 आवर्स, और अर्थ की रेडियस आर 6400 किलोमीटर्स। तो कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसके बाद फिर 11th वाले पार्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है ये एक आसान सा क्वेश्चन कि इसमें इन्होंने क्या बोला कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास m, एक स्प्रिंग यहाँ से अटैच्ड, एक स्प्रिंग यहाँ से अटैच्ड, तो और ये एंगल थीटा है। तो बोला कि जब इसे हम मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी ऑसिलेट कराएंगे तो इसका टाइम पीरियड t निकालना था, कि इसका टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी f क्या होगी। अब दो यहाँ पे इसमें कॉन्फिडेंस और चीज़ों पे ध्यान देना, आर्बिट्ररी चीज़ों पे ध्यान ना देना। मतलब जितना आपका फोकस होना चाहिए कि करेक्ट चीज़ को फॉलो करना, उतना ही फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप इनकरेक्ट या आर्बिट्ररी इंफॉर्मेशंस और आर्बिट्ररी गाइडेंस को फॉलो ना करो इस टाइम पे, खासतौर से ये वाला साल। इस वाले साल में आप घर पे बैठ के कर रहे हो, आप जब चाहो तो यूट्यूब में जिसकी वीडियो चाहो आप उसकी वीडियो देख लो, जिसका एडवाइस चाहो उसकी एडवाइस ले लो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उससे मैंने देखा कि मेरे यहाँ के, अपने यहाँ के बच्चे बहुत से ग्रुप के बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब उन्हें जो कंटेंट एक टॉपिक में बिल्कुल बेसिक कंटेंट कराया जाएगा उसका वो नहीं आता हो, बट वो मुझे डाउट्स डालेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन से डाउट्स डालेंगे। उस टाइप के बच्चों से इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होता है छिप जाता है, और आई एम डैम श्योर कि जब उस टाइप के बच्चे से सॉल्व करेंगे उन्हें लगेगा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको याद है बताया क्या गया था? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड t, चाहे आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में कराओ, चाहे ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर ऑसिलेट कराओ, चाहे ब्लॉक को वर्टिकल में ऑसिलेट कराओ, हर एक केस में टाइम पीरियड t क्या आएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k आएगा। कितना आएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k आएगा। बताया था ना। केवल ये चेंज कब होता है? जबकि ब्लॉक किसी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करता तो चेंज होता था। ब्लॉक जब किसी मतलब किसी एक्सटर्नल कंडीशन से, क्या आपने ब्लॉक को चार्ज दे दिया, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी,
तब भी टाइम पीरियड टी 2 पाई स्क्वायर ऑफ एम बाई के, मास एम और के पे डिपेंड करता था। फिर जब आप ब्लॉक को किसी उसके अंदर सस्पेंड करते थे लिक्विड के अंदर, तभी ये चेंज होता था, अदरवाइज चेंज नहीं होता था। यहाँ पे बस इफेक्टिव के चेंज हो गया। जैसे आप ब्लॉक को यहाँ पे करते हो ना, तो इफेक्टिव के ऐसे में क्या रहा था 2K, क्योंकि जब आप एक्स कंप्रेस करोगे तो के एक्स फोर्स इस ओर से भी लगेगा और के एक्स इस ओर से भी लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे होगी, जब आप यहाँ पे एक्स ले जाओगे तो के एक्स ये वाला भी नीचे करेगा, के एक्स वाला भी नीचे की ओर करेगा, तो के की रह क्या रहेगा 2K। मतलब ऐसे केस में बोलते क्या, ये दोनों स्प्रिंग्स आपस में पैरेलल में है। दोनों स्प्रिंग्स आपस में कैसे पैरेलल में, क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स का फोर्स सेम डायरेक्शन में है और उसका अमाउंट क्या है, सेम है। सो टाइम पीरियड टी आपका रहा था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन 2K। तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल आ रहा थी और ये उसका आंसर था। अब इसके बाद 11th वाले पार्ट में से बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव, और इसका पहला ही ऑप्शन था y इक्वल्स टू a साइन 15t माइनस 2x, और यही करेक्ट ऑप्शन। ये तो आपको जो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म है ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव का, वही तो है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही आपको याद हुआ ना, प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन आपको याद होगा वो यही है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इज दैट क्लियर? सो यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो देखने से ही पता लगते हैं कि वो आपका, जैसे एक है a cos 15t sin 2x, ये एक जिसमें कि एक साइन का टर्म एक कॉस का टर्म, या दोनों साइन के टर्म या दोनों कॉस के टर्म, और एक टर्म में t आएगा एक टर्म में x आएगा, यू नो कि दे आर द इक्वेशंस ऑफ व्हाट, स्टेशनरी वेव्स। तो बाकी जो इसमें इक्वेशंस थे ऑप्शन 2 और 3 उसमें स्टेशनरी वेव के इक्वेशन थे, और जो फोर्थ इक्वेशन था वो इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का नहीं था, उसमें e की पावर निगेटिव थी और साथ में उसमें क्या था, कॉस वाला टर्म था, मतलब e टू द पावर माइनस x था। x होना क्या चाहिए प्रोग्रेसिव वेव में कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स को दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हो टी माइनस एक्स अपॉन वी, जो फंक्शन होगा फंक्शन इसी फॉर्म में होना चाहिए, और जो फोर्थ था वो इस फॉर्म में नहीं था। ठीक है, सो ऑप्शन इसका 1 जो है कि वो करेक्ट था। इसके बाद 11th वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर मैंने भी आपको बताया, इसमें पेपर में 13 था। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन, फिर से जो क्वेश्चन है वो एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जिन चीज़ों पे जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव्स वाला पार्ट हो गया, या एटॉमिक फिजिक्स वाला पार्ट 12th वाले पार्ट में, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। वो आपके आते हैं तो जनरली इन पार्ट के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। जैसे इस वाले पार्ट में भी क्या था, थर्मोडायनेमिक्स वाले में, ये एक आइसोथर्मल कर्व है A to B, यहाँ पे P है और ये V है, और ये यहाँ पे B के बाद यहाँ पे फिर हमारा C पे इस तरीके से, और फिर यहाँ वापस पहुँच गए, और यहाँ पे वॉल्यूम 2V है, यहाँ पे वॉल्यूम V, और यहाँ पे P/4 है, ये वाला पॉइंट B है, B इज़ वॉट P/4, और नहीं B है P/2, ये P/2, और यहाँ पे है P/4, यहाँ P/4, यहाँ P/2, यहाँ P। और ये दे रखा आपको कि गैस का एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा है, तो फाइंड द टोटल वर्क डन, फाइंड द टोटल वर्क डन। और आइसोथर्मल प्रोसेस के ड्यूरिंग गैस का जो टेम्परेचर है AB वाले पार्ट में, वो टेम्परेचर T है। इससे आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है ना, PV इक्वल्स वॉट nRT, आपको इससे ये इंफॉर्मेशन मिली। और यहाँ पे दे रखा 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब n क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट का जो वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर ln के फॉर्म में है तो 2.303 यूज नहीं करेंगे, RT nRT, दैट इज RT log of V2/V1 ln V2/V1, so V2 is 2V and V1 is what V, so 2V over V, that is what 2 RT ln over V, this delta W1 इस प्रोसेस का। BC प्रोसेस में ऑब्वियसली वर्क डन 0 होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, और CA प्रोसेस का वर्क डन मैं एडियाबैटिक प्रोसेस वाले तरीके से लिखता हूँ। तो एडियाबैटिक वाले प्रोसेस में क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, सो P1V1, P1 याना पहला पॉइंट है, तो P1 हो गया आपका P/4 इंटू V1 2V, P1V1 माइनस P2V2, P2 हो गया आपका P
और V2 क्या आ गया V, मतलब जो फाइनल होगा वो 2 वाला होगा। सो P2 V2 P into V, इट इज P into V अपॉन व्हाट गामा माइनस 1। नाउ सी इट बिकम्स, ये आपको आ गया PV by 2 minus PV, V by 2 minus PV, so that will become what minus PV by 2। so डेल्टा W2 की वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा W3, ये आ गया कितना माइनस ऑफ PV by 2 अपॉन व्हाट गामा माइनस 1। आप PV को कन्वर्ट कर दो किसमें RT में, सो दैट बिकम्स RT। तो जो वर्क डन होगा दोनों का सम आ जाएगा, तो दोनों का सम आ गया RT ln 2 माइनस ऑफ RT बाई 2 गामा माइनस 1। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ गया, RT को कॉमन ले लो और फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दे रखा है ln 2 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे आप बोलो कि कोई बच्चा बोले कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया। अब गलत हो गया तो मैं तो ये कहूँगा फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स में आता क्या है। जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि वर्क का कैलकुलेशन, हीट का कैलकुलेशन, इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन, उस वाले पेपर में भी क्वेश्चन ऐसा था, फर्स्ट शिफ्ट वाले में और सेकंड शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इसके बाद फिर 11th वाले पार्ट का क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज वैसे ये भी है कि ये पेपर कुछ रिलेटिवली ज़्यादा ही सिंपल है, मतलब मे बी कि कोरोना के चलते जो गवर्नमेंट ने पेपर दिया वो काफ़ी सिंपल पेपर दिया। हाँ, सिंपल पेपर से क्या होता कि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब जैसे ऐसे केस में क्या हुआ, इफ द पेपर इज सिंपल, सो आपके ऊपर प्रेशर किस बात का होता है, टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस का नंबर, आपका पेपर सिंपल है और आपका क्वेश्चन का नंबर क्या रह गया, वही 13-14 पे रह गया, तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू बी बहुत नीचे होने जा रहे हो। क्योंकि आप खुद से देखो 10-12 क्वेश्चन तो वैसे ही बिल्कुल आसान से, अब ये वाला क्वेश्चन भी एरर्स का है। टाइम पीरियड T = 2 पाई स्क्वायर ऑफ L बाई G दे रखा है और बोला गया है परसेंटेज एरर इन G की परसेंटेज एरर कितनी है कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना। और परसेंटेज एरर ऑफ टाइम T इज व्हाट, टाइम T का मेजरमेंट 1.95 है, टाइम T कितना है 1.95, ठीक है ना। और L 1 मीटर है, L 1 मीटर। तो आप देखो जब आपको एरर्स वाला चैप्टर कराया जाता है और लीस्ट काउंट L के लिए दे रखा 1 mm है, जो लीस्ट काउंट इसका है 1 mm है L के मेजरमेंट में, और टाइम पीरियड T के मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, इसके मेजरमेंट में दे रखा है लीस्ट काउंट 10 मिलीसेकेंड, 10 मिलीसेकेंड। तो बस पूछ गया परसेंटेज एरर इन G निकालना है। यही एग्जांपल आपको वन ऑफ द 11th क्लास में एरर्स में हर एक जगह कराया जाता है, यहाँ पे भी कराया गया, स्कूल्स में भी कराया गया। तो आपने यहाँ से किया T² = कितना आ गया आपका, इसका 4 पाई स्क्वायर L बाई G, है ना। आपको G के लिए निकालना, तो G आपने निकाला G = 4 पाई स्क्वायर L बाई T², यह आ गया ना। सो आपने निकाला डेल्टा G बाई G = डेल्टा L बाई L, और क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही निकालते हैं तो दैट बिकम्स आउट 2 डेल्टा T बाई T, मतलब यहाँ पे निगेटिव नहीं करेंगे, जब ऊपर जाएगा। एक स्टेप बीच में और होता है कि हम लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट आपको जब प्रोडक्ट पावर और डिवीजन के फॉर्म में कोई रिलेशन हो तो आपको पता है कि इस तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा G बाई G = 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका कुछ नहीं आएगा, डेल्टा L बाई L 2 डेल्टा T बाई T। अब सीधी चीज़ है, डेल्टा L क्या होगा, जो इसका लीस्ट काउंट दे रखा है, सो दैट इज व्हाट 1 mm 10⁻³ कर दो मीटर्स में। L कितना 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा T, डेल्टा T क्या होगा, जो इसका लीस्ट काउंट टाइम पीरियड का है 10 मिलीसेकेंड्स, 2 इंटू, तो दैट इज व्हाट 2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ अपॉन व्हाट टाइम पीरियड T 1.95, है ना। ये आपको आगे डेल्टा G बाई G। तो जब आपको परसेंटेज एरर निकालना तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, दैट इज द परसेंटेज एरर। सो दैट वाज, यू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद फिर 11th वाले पार्ट का क्वेश्चन है कि which of the following curve represents relation between velocity and displacement of the particle performing SHM। तो बस कुछ नहीं, आपको जिसके बीच का रिलेशन बताना कि पैराबोलिक है, सर्कल है, क्या है, आप उसका इक्वेशन लिख लो। वेलोसिटी v का बताना है SHM में, वेलोसिटी v का, और किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट साथ। तो v = व्हाट ओमेगा √a² - x², इसके स्क्वायर किया तो आ गया v² अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a² - x²। दैट मीन्स व्हाट कि यह आ गया x² प्लस v² अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट a²। अब इक्वेशन किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, सॉरी इलिप्स का। इक्वेशन किसका हुआ, इलिप्स का।
तो आपको सर्कल का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन और इलिप्स के इक्वेशंस ये आपको आती, आई थिंक 11th क्लास में ही आपके सिलेबस में है। सो आप बता सकते हो ये इलिप्टिकल इक्वेशन है, सो दैट मीन्स इसका ऑप्शन इलिप्स था और फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 18 था जो मैंने अभी बताया इस पेपर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 11th वाले पार्ट का फिर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। सो आप ये देखो कि बस होने वाले। सो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ऑलमोस्ट क्या हुआ कि रोटेशनल डायनामिक्स उस वाले पेपर का भी हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स उस वाले का भी हो गया, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा गया और इसमें भी क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा गया है, ठीक है ना। और साथ में एक चीज़ देखो, जबकि रोटेशनल डायनामिक्स में इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, और एक खास बात एग्जामिनर की और भी ऑब्जर्व करो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एग्जामिनर्स तो बस शहंशाह हैं, वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस क्या हैं क्या नहीं हैं, तो उन्हें कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं। तो इस उस वाले केस में भी थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस लग रहा था, और इस वाले केस में भी क्या हुआ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा, जबकि 11th वाले पार्ट में उन्होंने बोला है ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इस बार के डिलीटेड पार्ट में था। तो लेकिन हाँ फिर भी है, मैंने आपको एडवाइस ये दी थी कि 11th पार्ट का जो डिलीटेड पार्ट है सीबीएसई में, उसका एनटीए के पेपर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन बच्चों ने जो इस बार 12th में एपीआर हो रहे हैं इस पेपर में, वो बच्चे तो इस बार उन्होंने 11th में तो किया ही हुआ है। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन भी क्या था, उसी पे बेस्ड था। रॉड ऑफ लेंथ 2.4 मीटर एंड मास 6 kg इज बेंट टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। पूरी रॉड की लेंथ है 2.4 मीटर और मास है 6 kg, यानी कि 6 रॉड्स हैं तो हर एक का मास कितना आ गया, 1 kg एक रॉड का वो आ गया, और 2.4 अपॉन 6 तो दैट मीन्स व्हाट 0.4 ठीक है ना। तो इतना 0.4 मीटर एक रॉड की लेंथ आ गई। अब पूछा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हेक्सागन अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ हेक्सागन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही वहां से निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। एक रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 m 0.4 एक रॉड का मास इसका 1/6 हो जाएगा, ये पूरे का मास है। सो 0.4 l स्क्वायर आ जाएगा आपका। इसका लेंथ कितनी आई इसकी, मास था इसका, अच्छा मास 1 kg था, सॉरी मास इज 1 kg और लेंथ है इसकी 0.4, सो 0.4 स्क्वायर, ये तो आ गया इस एक्सिस के अबाउट। अब आप याली डिस्टेंस निकालोगे, याली डिस्टेंस तो आप देखो जब रेगुलर हेक्सागन है तो ये क्या होगा, इक्वेटर ट्राइंगल होगा। जब इक्वेटर ट्राइंगल हुआ और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 0.4 मीटर है, दैट मीन्स 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर और ये एंगल 30 डिग्री आ गया है ना, ये 60 डिग्री, तो दिस व्हाट 30 डिग्री। आपको याली डिस्टेंस निकालनी तो याली डिस्टेंस आ जाएगी 1030 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन x, ये डिस्टेंस x हो गई, ठीक है ना। ये एंगल 60 डिग्री, सो दिस 30 डिग्री, और ये 0.4 मीटर था तो ये 0.2 मीटर, सो 1030 को 0.2 अपॉन x, सो x बिकम 0.2 अपॉन 1030, 1030 इज 1/√3, सो ऊपर √3 आ गया। सो प्लस mx स्क्वायर करोगे तो प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 0.2 इंटू √3 का स्क्वायर, यह आ गया आपका एक रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले आपने अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला, प्लस mx स्क्वायर किया तो इसके अबाउट आ गया, इस सेंटर के अबाउट, और ऐसी 6 रॉड्स हैं तो इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, इस पूरे टर्म को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, इसे पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 था और इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 0.8 जो इसमें दे रखा, दैट इज आंसर, तो आप इसे सॉल्व करोगे वो 0.8 आएगा। देन सी क्वेश्चन नंबर 23 भी 11th वाले पार्ट का है, इसमें कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास रेशो 1:2, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स का मास का रेशो दे रखा है 1:2 और काइनेटिक एनर्जी का रेशो इज 1:1। मास का रेशो m1/m2 इज 1:2 एंड रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू व्हाट, A/1। लीनियर मोमेंटम का रेशो तो बस सीधे निकाल लो, लीनियर मोमेंटम P होता क्या, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू Ke, है ना, ये हुआ ना, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू Ke। तो बस आप इससे P1/P2 निकाल लो। सो P1 में यहाँ m1 और Ke1 आएगा, P2 में m2 और आएगा, सो दैट मीन्स कि P1/P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 से √2 कैंसिल होगा, m1/m2 इंटू Ke1/Ke2, Ke2 है ना। सो अब आप देखोगे यहाँ पे m1/m2 कितना है, 1/2 है, सो इसके रूट ऑफ
1/2 और K1 K2 का रेशो है 1a/1, सो इट इज दिस। और जो है ना कि इफ द लीनियर मोमेंटम आर से, अच्छा उन्होंने बोला सेम है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। लीनियर मोमेंटम का रेशो नहीं पूछा, बोल गया लीनियर मोमेंटम उनके सेम है तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस रेशो को 1 कर दो, सो दैट बिकम्स व्हाट a/2 = 1, दैट इज a = 2 और 2 ही करेक्ट आंसर था। ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 था। इसके बाद इसमें 11th वाले पार्ट पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस बस और हैं। एक क्वेश्चन है ये डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड, तो डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लास में बताया गया है। बिल्कुल मैं बताऊंगा कि कैसे बताया गया। इसमें बोला गया कि 2 कार्स हैं, कार ए कार बी। कार ए बी बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 7.2 km/h। ये कार 7.2 km/h से इस ओर जा रही है और ये कार 7.2 km/h से इस ओर आ रही है, ठीक है। अब बोला गया है सोर्स ए प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 676 हर्ट्ज, 676 हर्ट्ज की साउंड ये न्यू नॉट ए वाला प्रोड्यूस करता है। तो बोला गया है फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन सिटिंग द कार ए, मतलब जो पर्सन कार ए में बैठा है उसे बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई क्या देगी। तो देखो इस पर्सन को एक फ्रीक्वेंसी तो न्यू नॉट ही सुनाई देगी जो कार ए में बैठा है, तो एक फ्रीक्वेंसी तो उसकी न्यू नॉट आ गई। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी ये एमिट कर रहा है बी, उसके लिए क्या होगा ऑब्जर्वर होगा, तो बी जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा न्यू 1, दैट विल बी व्हाट न्यू नॉट। न्यू नॉट की वैल्यू है न्यू नॉट इनटू व्हाट बी प्लस माइनस वी ओ। तो क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है ये सोर्स है, तो ऊपर प्लस आएगा। वी वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है यहाँ पे 340 प्लस वी ओ 7.2 अपॉन वी माइनस वी एस। अब वी प्लस माइनस यहाँ पे क्या है, ये इसके पास जा रहा है सोर्स, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए -340 माइनस 7.2। इससे आपने न्यू 1 की वैल्यू कैलकुलेट की। अब क्या कॉन्सेप्ट बताया था, बी कार के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंची, बी कार उसी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करा देगा और अब बी कार सोर्स बन जाएगी और ये ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो अब जो इसे फ्रीक्वेंसी दूसरी सुनाई देगी न्यू 2, दैट विल बी व्हाट न्यू 1। मतलब याली फ्रीक्वेंसी आई हैड टोल्ड यू रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, दो फ्रीक्वेंसी इसने रिसीव की, इसने वही फ्रीक्वेंसी क्या की एमिट कर दी, फिर उसने वही रिफ्लेक्ट करा दी, तो न्यू 1 इनटू अब v प्लस माइनस वी ओ, ये ऑब्जर्वर है ये सोर्स की तरफ जा रहा तो प्लस आएगा 340 प्लस 7.2, और ये क्या है जो फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है, जो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है वो सोर्स है और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे भी आ जाएगा 340 माइनस 7.2। इज दैट क्लियर। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी उस ऑब्जर्वर को जो कार ए में है वो न्यू 2 सुनाई देगी। आपको क्योंकि न्यू 1 की वैल्यू न्यू नॉट की वैल्यू यहां डालो, उससे न्यू 1 निकालो, न्यू 1 की वैल्यू यहां डालो, न्यू 2 निकालो, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी न्यू 2 डिफरेंस न्यू नॉट, न्यू 2 डिफरेंस न्यू नॉट। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे और ये बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो एक और है 11th वाले पार्ट का, वो है इस पेपर का, इसका अच्छा मैं आंसर बता दूं, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16 हर्ट्ज। मतलब जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि पैरामीटर्स आपको पता ही है, तो 16 हर्ट्ज। बट आपको तसल्ली किस चीज़ की होनी चाहिए कि जैसा क्वेश्चन आया है, और इसी चीज़ को जब बार बार मतलब जब बेसिक लेक्चर लेता हूँ मैं पूरे साल और सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूँ कि बच्चों मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एक्सपर्टाइज इतनी है कि जो चीज़ें आएंगी वो मेरे नज़र से दूर नहीं होंगी, वो हो ही नहीं सकता कि मैंने कवर ना की हो। इसलिए सबसे पहला फोकस कि आप इधर से देखो उधर से देखो, डिस्ट्रैक्टेड रहो। सबसे पहला फोकस किस बात पे, बस जो मैंने कराया उसे आप कवर करो, आपको कवर करो। वो काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो भी काफ़ी एग्जॉस्टिव और काफ़ी बड़ा होता है। सो इवन जब भी कोई बच्चा रेगुलरली वर्क नहीं करता तो उसके लिए वो एक टफ टास्क हो जाता है। नहीं तो रेगुलरली कवर करने में पेपर की टफनेस को आप देख ही रहे हो कि रेगुलरली कवर करने में क्या होगा कि अगर आपको जो क्लास में वन ऑफ द टफेस्ट चीज़ें कराई जाती हैं उनमें अगर आपको 50% चीज़ें नहीं भी आती होंगी, जो टफर वाला पार्ट है, तो भी आप जो क्वेश्चन की टफनेस है वो आप सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 25 में ये यंग्स मॉडल्स वाला क्वेश्चन है कि एक ये रॉड है, इसमें फोर्स F लगाया और ये इसमें एलोंगेशन जो डेल्टा L आया वो आया 0.04 मीटर का एलोंगेशन आया।
इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज डबल्ड, पहले लेंथ एल है मान लो, एरिया ए है, बाद में लेंथ उन्होंने 2l कर दी एंड डायमीटर इज ऑल्सो डबल्ड, तो मैं सीधे एरिया का ले लेता हूं, एरिया यहाँ ए है, बाद में डायमीटर डबल कर दी, तो डायमीटर डबल करने का मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश आपका 4a हो जाएगा, और पहले ये था इंफॉर्मेशन एरिया के फॉर्म में नहीं है, रेडियस के फॉर्म में, डायमीटर डबल कर दी तो एरिया क्या रहेगा 4a। एंड इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड एंड इट इज फाउंड दैट द रॉड गेट्स एलोंगेटेड बाई, सेम फोर्स अभी भी लगाया और अब एलोंगेशन डेल्टा एल डैश की वैल्यू क्या आई, x इंटू 10⁻², तो आपको मीटर, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। लेट्स राइट द इक्वेशन। सबसे पहली चीज, जब एक रॉड कहीं पे रखी हुई है और आप एक एंड पे फोर्स F लगाते हो तो आपको बताया क्या गया, स्ट्रेस के लिए आपको एवरेज स्ट्रेस, ये वेरिएबल स्ट्रेस का एग्जांपल है, आपको स्ट्रेस के लिए एग्जांपल क्या लेना, उसका लेना F/2। सो आपने पहले इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू F/2 अपॉन A इंटू डेल्टा L अपॉन L, यह आ गया। तो यहां से जो डेल्टा L की वैल्यू आई, डेल्टा L बिकम्स F इंटू L अपॉन ट्वाइस ऑफ A इंटू Y, इट इज दिस, ठीक है ना। सो डेल्टा L अपॉन दूसरे केस में डेल्टा L डैश, सो डेल्टा L अपॉन डेल्टा L डैश बिकम्स इक्वल टू F, उसमें भी आएगा, F से F कट जाएगा, Y से Y कट जाएगा, A से, तो यहाँ पे पहले F था, बाद में भी F है ना। अब L, ठीक है ना, या आप लिख ही लो कहीं गलत ना हो, F1 L1 A1, F और Y को Y रहने दो क्योंकि दोनों में सेम है, और यह आ गया आपका डेल्टा L1 और डेल्टा L2। सो डेल्टा L2 की वैल्यू आ गई, F इंटू L1 की जगह आ गया आपका 2L, जैसे 2L1 कर दो, और ट्वाइस ऑफ A1 की जगह कर दो यहाँ पे कितना 4A1, 2 इंटू 4A1 इंटू वॉट Y, आप डिवाइड कर दो तो डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1। इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन को क्या करा, डिवाइड कर दिया। जब इस वाली इक्वेशन में डिवाइड करोगे तो F इंटू L1 यहाँ पे भी है, F इंटू L1 यहाँ पे भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 है, इसे सिंप्लीफाई कर लो, पहले 2 से 2 कट गया। सो यहाँ पे ये पूरा टर्म इस पूरे वाले टर्म से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, है ना। अब ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आया 4A1, y से y तो कैंसिल हुआ 4A1, और जब आपने इस वाले को इसे डिवाइड किया तो ये ऊपर चला गया, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये ऊपर आ गया ट्वाइस ऑफ A1 से 1 कटा। सो डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आ रहेगी, डेल्टा L2 बिकम्स डेल्टा L1, डेल्टा L1 कितना था 0.04, सो 0.04 इंटू वॉट 0.04 अपॉन 2 आ रहा है, अपॉन 2, सो दैट मीन्स कि 0.02 आ रहा है। सो x की वैल्यू क्या रहेगी 2 आ रहेगी, है ना, क्योंकि आपको x क्या दे रखा है, x है x इंटू 10⁻² मीटर, और कितना आ रहा है आपका डेल्टा L2 0.02 आ रहा है, तो 0.02 का मतलब क्या हुआ x 2 इंटू 10⁻², सो आंसर क्या आ गया 2 आंसर आ गया, और 2 ही आंसर इसमें दे भी रखा है। आप समझिए ना, आसान सा केस था, मतलब आपको 2 बार यंग्स मॉडल्स का इक्वेशन बस लिखो, गिवन कंडीशंस में दोनों को डिवाइड करो, डेल्टा L1 दे रखा और डेल्टा L2 पूछा है। हाँ, एक और बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कि गैस की RMS स्पीड 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दे रखी है, इट्स RMS स्पीड इज x/√3, फिर व्हेन टेम्परेचर इज, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि RMS स्पीड केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। RMS स्पीड जो होती है दैट इज व्हाट, मैं V1 लिखता हूँ, V1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा R T1 अपॉन व्हाट, मॉलिक्यूलर मास m। तो क्योंकि सेम गैस के लिए तो मॉलिक्यूलर मास m कर दो, गामा भी सेम कर दो, और टेम्परेचर T1 आपको पता है कि केल्विन में लेना पड़ता, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 प्लस 273 दैट बिकम्स व्हाट 300। अब दूसरे केस में वेलोसिटी V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा R, और टेम्परेचर दूसरे केस में 127 है, सो दैट बिकम्स 400 अपॉन व्हाट, मॉलिक्यूलर मास m। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या आ गई, V1 अपॉन V2 बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, और इन्होंने बोली पहले जो है इट्स RMS स्पीड इज x/√3 मीटर पर सेकेंड, पहले RMS स्पीड थी 200, पहले क्या थी 200 थी, तो V1 की वैल्यू 200 है ना, तो V2 की वैल्यू आपकी आ गई 200 इंटू 2/√3 आ गई, और V2 की वैल्यू इन्होंने दे कितनी रखी है x/√3, सो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इट विल बी 400, और वही दे रखा आंसर, मतलब समझिए ना, बिल्कुल आसान सा था VRMS वाले इक्वेशन पे कि VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT/m,
मैंने जो आपको क्लास में कराया बहुत कुछ कराया है। जब आप दो गैसेस को मिक्स करते हो जिनका गामा भी अलग अलग है, कोई मोनोटॉमिक है कोई डायटोमिक है, मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग है, तो बाद में उस केस में भी रेशो कैसे निकालते हैं। यहाँ तो सेम गैस थी तो आपका गामा भी सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, आर तो कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन था। सो मेरा मतलब कि पेपर्स काफ़ी इजी हैं। तो जब आप अगले शॉर्ट्स की भी तैयारी करो, ये 11th वाला पार्ट डिस्कस किया, ऐसे ही मैं 12th वाला पार्ट भी एक स्लॉट में डिस्कस करूंगा, सिर्फ 1 और सिर्फ 2 का। तो जब आप प्रिपरेशन करो तो सबसे पहला फोकस इस बात पे करो कि आपका जो क्लास में थ्योरी कराई गई है, जो फॉर्मूले कराए गए हैं, उन सब पे पूरा फोकस हो। हाँ, एक क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, अब मैं दूसरा शॉर्ट मान लो 2 घंटे के बाद लेता हूँ। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मैंने ऑब्जर्व किया, सिर्फ 1 के पेपर में भी क्वेश्चन था, सिर्फ 2 के पेपर में भी क्वेश्चन था। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जितना भी कराया गया है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई थ्योरेटिकल पॉइंट मुझसे छूट भी गया हो तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वो सारी चीज़ें आप खास तौर से जो डायोड्स हैं, डायोड्स के एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार ठीक से डेफिनेटली रिवाइज कर लो, ठीक है ना। सो ऑल राइट, सी यू लेटर, टिल देन आई होप यू आर all doing a very good effort.